हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार। एज द रेट आंजे क्लासेस में आपका भरपूर स्वागत है। हम इतिहास श्रृंखला में बात कर रहे हैं। जो इतिहास श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं, कल हमारा वीडियो औद्योगिक और अनऔद्योगिकरण पर पूरा हो चुका है। 3 वीडियो आए इस पर। आज हम देखेंगे अंग्रेज़ों के समय में भारत में शिक्षा का विकास। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो हाथ से मौका निकल जाए। तो हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। हम पढ़ाई करते रहेंगे। जब आयोग सुनेगा, जब भर्तियां लेके आएगा, तब के लिए हम तैयारी बना के रखें। हमारे हाथ मजबूत रहेंगे, हमारे हाथ में हथियार रहेगा, हमारे दिमाग में सोच रहेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मज़ा आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो आज मैं लेके आया हूँ। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ामों में आते हैं। यूपी के पीसीएस के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में भारत में हुई शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए, महत्व डालिए, या फिर जो अंग्रेज़ों के समय में शिक्षा का विकास हुआ उस पर उत्पन्न विवादों पर चर्चा कीजिए। तो धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और बताएंगे। आज हम ये भी देखेंगे प्री कम मेंस में, जैसे पीसीएस वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं, तो प्री कम मेंस में जो सवाल पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये वीडियो के अंत में होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठाए जाते हैं। बाकी हर एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम अपना वीडियो, अपनी श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें हर तरीके के एग्ज़ाम, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई एग्ज़ाम हो, बस पूछने का तरीका अलग रहेगा। कौन क्वेश्चन कहाँ पे किस तरीके से पूछे जाते हैं, आज मैं चर्चा करूँगा यूपी पीसीएस के प्री पे कि प्री मेंस का जो क्वेश्चन होता है, जो आता है, वो तो हल करना हर कोई लगभग जान लेता है, लेकिन वहीं से पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो प्री में सवाल निकाले जाते हैं, किस तरीके निकाले जाएंगे, वीडियो के अंत में हम ज़रूर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अंग्रेज़ों के समय में भारत में शिक्षा का विकास। आज की हेडिंग है अंग्रेज़ों के समय में भारत में शिक्षा का विकास। पहले तो अंग्रेज लोग यही चाहते थे कि इन भारतीय शिक्षित ना हो, जिससे हमारा क्या हो, हमारी सरकार, हमारा औपनिवेशिक काल था उस समय का, जो उपनिवेश था, हमारा उपनिवेश, हम भारत पर किस तरीके से राज्य करते रहें। अगर ये शिक्षित रहेंगे तो इनको लड़ा करके फूट डालो, राजनीति करो, बहुत सारी अभी नीतियाँ आने वाली हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो बहुत तरीके निकाले कि किस तरीके से हम भारतीयों पर राज्य करते रहें। इन्हें शिक्षित बना के रखेंगे, इनका दिमाग विकसित नहीं होगा, ये क्या होगा, ये पीछे रह जाएंगे, हम इनका शोषण करते रह जाएंगे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ, धीरे धीरे मशीनरी का विकास हुआ, तो इंग्लैंड तो बहुत बड़ा देश है नहीं, छोटा सा देश, वो भी कहा जाता है कि पूरे विश्व में उसने राज्य किया, एक समय था। तो किस तरीके से उसने राज्य किया, ये भी एक सवाल उठता है, जबकि वहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो सारी समस्याओं को देखते हुए फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ पे जो भारतीय थे उनके लिए भी छोटी शिक्षा, बड़ी शिक्षा नहीं, छोटी शिक्षा का विकास धीरे धीरे प्रारंभ करना शुरू किया कि जो स्थानीय छोटे अधिकारी होंगे वो शिक्षित रहेंगे तो हमारे किस तरीके से काम आएंगे। कुल मिला के मकसद था अपना आर्थिक लाभ कमाना और हमारे ऊपर हुकूमत करना। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास। तो समय आता है 1781 का। 1781 में गवर्नर हुए थे बैरन हेस्टिंग। कौन थे? बैरन हेस्टिंग। काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है, विद्वान थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया शिक्षा के मामले में। इन्होंने काफ़ी ऐसे ग्रंथ थे, कुछ ग्रंथों का शीर्षक रखा,
कुछ ग्रंथों का अनुवाद करवाया, कुछ ग्रंथ जो अनुवाद किए गए उनका जो शीर्षक बनाया बैरन हेस्टिंग ने बनाया। काफ़ी विद्वान थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रसार भी भारत में किया। तो बैरन हेस्टिंग साहब थे, इन्होंने सबसे पहले एक मदरसा की स्थापना करते हैं जिसका नाम है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसे की स्थापना करते हैं। इस मदरसे में अरबी और फारसी, ये जो मदरसे की स्थापना हुई थी, इसमें अरबी और फारसी का ज्ञान कराया जाता था, अर्थात इसी का अरबी और फारसी का अध्ययन कराया जाता था। बैरन हेस्टिंग भी अरबी और फारसी तथा उसके साथ साथ बंगाल की भाषा, बांग्ला भाषा, इन सब का ज्ञाता भी था वो। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में होती है। इसके बाद इसमें जो अध्ययन किया जाता है, इसका जो कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य था वो था अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन करना। इसके बाद 81 के बाद आता है 1781 में, तो ये हो गया। इसके पहले 1781 के पहले एक समय था 1778। 1778 में क्या हुआ, हेस्टिंग के सहयोगी थे, पेन भी नहीं चल रही है, हेस्टिंग के जो सहयोगी थे इनका नाम था एक मिनट, दूसरी पेन लेना पड़ेगा। तो कहाँ है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो गई। इसके बाद बैरन हेस्टिंग के एक सहयोगी थे जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन करता है, सर विलियम जोन्स करते हैं। ये बैरन हेस्टिंग के सहयोगी थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके बाद 1789 का एक समय आता है, 1789 का। इसमें क्या होता है, सर विलियम जोन्स जो थे इन्होंने एक भारतीय ग्रंथ है महाकवि कालिदास जी का ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो ये था, ये किसका ग्रंथ है, तो ये महाकवि कालिदास जी का ग्रंथ है। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये संस्कृति भाषा में था। काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे महाकवि कालिदास जी, उन्होंने संस्कृत के ज्ञाता भी थे। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद करवाया था सर विलियम जोन्स ने, वो इंग्लिश में करवाया था। किसमें, इंग्लिश में। और कब, 1789 को। इंग्लिश में अनुवाद कराया। इसके बाद इसका जो शीर्षक था वो था शकुंतला द फैटल रिंग। शकुंतला द फैटल रिंग। इस अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद इंग्लिश में किया गया, इसका जो शीर्षक रखा गया वो शकुंतला द फैटल रिंग के नाम से रखा गया। इसके बाद 1792 में, इसके बाद लगभग 1792 का समय आता है। 1792 का जो समय आता है, इस समय एक ग्रंथ और था, गीत गोविंद जो था, इसका अनुवाद भी अंग्रेजी में कराया गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, हमें भी नहीं मालूम है। कुछ ज्ञान आप लोगों से भी ले लें, कुछ हम दे रहे हैं, कुछ आप लोग भी देते रहें। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण
क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। हिंदी को कमज़ोर मत आकिएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर हर परीक्षा में इस समय हिंदी और जीव विज्ञान यही दो आ रहे हैं। जनरल साइंस में जीव विज्ञान का वेटेज ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे जो जीके पूछा जा रहा है इसमें हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे। और तीसरे नंबर पे जीके में ही जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो है एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। प्रति वर्ष दर वर्ष जो है 2 से 3 ये क्वेश्चन बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसीलिए कि हम जागरूक किस तरीके से हैं, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से बढ़ रहे हैं। और हिंदी का जो है तो आप लोग जानते ही हैं, उसके बारे में कुछ कहना नहीं। तो गीत गोविंद एक ग्रंथ था जिसका अनुवाद इंग्लिश में किसने कराया था? तो इंग्लिश में वही सर विलियम जोन्स ने ही इसको इंग्लिश में करवाया था 1791 के लगभग, 1791 में। ब्रिटिश रेजिडेंट जिनका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन जो ब्रिटिश रेजिडेंट के एक अधिकारी थे, इनका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में क्या होता है? हिंदू कानून, हिंदू के नियम कानून और दर्शन, जो हिंदू का दर्शन है, दर्शन के लिए मतलब कि इसके अध्ययन, दर्शन के अध्ययन के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। वो 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसके बाद की गई, इसके बाद चार्ल्स विलियम्स एक साहब थे जिनका नाम था चार्ल्स विलियन को बिलियन मत समझ लेना, बिलियन नाम है। चार्ल्स विलियन नहीं, बिलियन नहीं थे, विल्किंस थे, सॉरी, चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने क्या किया? भगवत गीता, जो हमारा हिंदू का ग्रंथ है भगवत गीता, इसका अनुवाद विल्किंस साहब ने क्या किया? इंग्लिश में करवा दिया। तो ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन आता है। विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद कराया। कहाँ पे करा, किस में कराया? तो इंग्लिश में इसका अनुवाद विल्किंस ने करा दिया। इसका जो शीर्षक था, उसके शीर्षक को लिखने वाला जो था, जो भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद हुआ, इसका जो शीर्षक लिखा गया वो शीर्षक वेरेन हेस्टिंग ने लिखा था। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है पीसीएस जैसे एग्जामों में। तो जो भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद कराया गया, इसका शीर्षक किसने लिखा था? तो भारत में जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वेरेन हेस्टिंग ने भगवत गीता के जो इंग्लिश में अनुवाद कराया गया उसका शीर्षक लिखा था। इसके बाद आता है 1787 में पेन धोखा दे रही है आज। चार्ल्स विल्किंस साहब ने जो भगवत गीता का इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करवाया था, ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय ग्रंथ का एक ग्रंथ था जिसका नाम था हितोपदेश। हितोपदेश किसकी रचना है? ये भी हिंदी का एक सवाल है। हितोपदेश का भी अनुवाद, हितोपदेश अनुवाद किसने कराया?
तो चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। ध्यान रखना, चार्ल्स विल्किंस ने ही हितोपदेश का क्या किया था, हितोपदेश का अनुवाद कराया था। किसमें? हिंदी में। ध्यान रखना 1787 के आसपास। इसके बाद 1800 ईस्वी का समय आता है। अब धीरे धीरे हम अपनी शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। कहानी तो बहुत सारी हैं, कहानियाँ कितना पढ़ते जाओ ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो इसके बाद 1800 में क्या हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली साहब आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली साहब द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारी जो थे, कंपनी के असैनिक अधिकारी की शिक्षा के लिए इन्होंने एक प्रयास किया, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि असैनिक अधिकारियों के लिए छोटे अधिकारी होते थे, जो अब यहीं से भारतीय शिक्षा शुरू होगी धीरे धीरे, लेकिन अभी पूरी तरीके से भारत में शिक्षा नहीं दी जा रही है। अभी कोई एक्ट नहीं आया, अभी कोई एक्ट आएगा 1813 में। 13 में जो एक्ट आएगा वहीं से शुरुआत होती है भारतीय शिक्षा की। अभी हम 1800 पे बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ न कुछ भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए। जो हमारे पास छोटे अधिकारी हैं, असैनिक अधिकारी हैं, इन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दे करके हम अपना काम निकाल सकें। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद 1820 में डेविड हेयर नाम के एक अंग्रेज थे, डेविड हेयर। इन्होंने क्या किया? एक निजी कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम था बिशिप कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद डेविड हेयर साथ में एक थे अपने यहाँ के समाज सुधारक, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर एक थे, एलेक्जेंडर डफ। इनका नाम था एलेक्जेंडर डफ। डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, एलेक्जेंडर डफ, और सर हाइड ईस्ट। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4-5 लोग मिलकर के क्या करते हैं? कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय जी इन सबको मिलाने के बाद राजा राम मोहन राय जी को ये समाज सुधारक थे। ये चाहते थे कि हम पश्चिमी शिक्षा से ही शिक्षा लेकर के अपना विकास करें। अभी इसके बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कितने लोगों ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया और पूर्वी शिक्षा, अपने यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन राजा राम मोहन राय साहब जो थे, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किया और ये चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा के द्वारा ही हम शिक्षित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आधुनिकीकरण हो रहा था काफ़ी तेज़ी से। वहाँ पे नई नई मशीनें आ रही थी, नए नए काम हो रहे थे। तो वो देख रहे थे कि वो लोग हमसे कितने ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, इसीलिए वो भी चाहते थे कि हम भी पश्चिमी जो शिक्षा थी उससे शिक्षा ग्रहण करके शिक्षित हों और अपना विकास करें। तो राजा राम मोहन साहब जो है, इन लोगों के साथ मिलकर के एक बंगाल में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो बाद में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज पड़ गया। इसका नाम बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज पड़ा। ठीक है। इसके बाद 1813
अब यहीं से शुरुआत होगी। 1813 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के वास्तविक प्रयास था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो हमारे ऊपर राज कर रही थी, ये तो सब अपने अपने तरीके से हुई। अभी बहुत सारी कहानी है, लेकिन सबको जान करके क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हम उसी को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ऊपर राज कर रही थी, इसकी नज़र में शिक्षा का महत्व उजागर हुआ जब, तो इसने भारत में शिक्षा का प्रयास जो किया 1813 में, जो इसके द्वारा प्रयास किया गया वो 1813 में किया गया। इसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, एक्ट जिसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वो 1 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए एक्ट में विवरण किया गया। कि भारतीय जनरल अधिकार दिया गया, वह 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बुराई हो जाती, तो वह 1 लाख रुपए भारत के शिक्षा की उन्नति के लिए और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन करने के लिए 1 लाख रुपए वो खर्च कर दे। वहाँ जो इंग्लैंड में चार्टर बना उसमें भारतीय गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया। इस चार्टर में 1813 का चार्टर था, 1813 के चार्टर में यह अधिकार दिया गया कि भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय शिक्षा की उन्नति के लिए और वहाँ के स्थानीय जो विद्वान थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख रुपए का खर्च कर सकते हैं। लंदन के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सदस्य जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। थॉम्पसन, जॉर्ज थॉम्पसन, जॉर्ज थॉम्पसन साहब ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य थे। किसके? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। अभी जब हम सरोजनी नायडू का पाठ पढ़ेंगे वहाँ भी काफ़ी ढंग से देखेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि थॉम्पसन साहब जो थे, जॉर्ज थॉम्पसन ने क्या किया 1843 में, 1843 में ये बंगाल आए। बंगाल में क्या इन्होंने अपना भाषण दिया और उस भाषण से बंगाल के जो युवा थे उनको प्रोत्साहित किया, प्रभावित किया इन्होंने। इन्हीं को यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टिक भी लगा दे रहा हूँ। यहाँ से पीसीएस वगैरह के एग्जामों में क्वेश्चन प्री में उठा लिया जाता है और मेंस लिखने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा यहाँ से। तो 1843 में थॉम्पसन साहब भारत आए। बंगाल में इन्होंने एक अभिभाषण किया। उस अभिभाषण में बंगाल के जो युवा थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। भारत में राजनैतिक शिक्षा का जो जनक कहा जाता है, भारत में राजनैतिक शिक्षा का जनक जॉर्ज थॉम्पसन साहब को ही कहा जाता है। फिर हम कल देखेंगे, कल के वीडियो में, काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है, तो कल देखेंगे शिक्षा पे विवाद और किस तरीके से भारतीय शिक्षित होने शुरू हुए। धीरे धीरे जब स्वतंत्रता तक तो शिक्षित हो ही चुके थे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी तो शुरुआत है, 3 वीडियो लगभग आएगा, फिर इस पर क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे वैरेन हेस्टिंग कौन थे? ये काफ़ी विद्वान थे काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1778 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बना दिए जाते हैं, लेकिन पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। गीत गोविंद का जो थे, इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, कोई भी ऑप्शन। वैरेन हेस्टिंग हो गया, चार्ल्स विल्किंस हो गया,
तो इन सब का ऑप्शन इसी तरीके से। भगवत गीता का अनुवाद, हितोपदेश का अनुवाद किसने कराया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? उसके बाद डेविड हेयर कौन थे? इन्होंने किस कॉलेज की स्थापना की? इसके बाद जॉर्ज, जो 1843 में जॉर्ज थॉमसन साहब आए थे। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, 7, 8, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो जॉर्ज थॉमसन, जो इन्हें जनक कहा जाता है भारतीय राजनीतिक शिक्षा का, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।